हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है? आई होप सभी लोग वीडियोस देखते हैं। जो बच्चे नए ज्वाइन कर रहे हैं वो प्रीवियस वीडियो अवश्य देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि सभी बच्चे इस सेशन को ज्वाइन कर सकें। आज हम भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूरा डिटेल से अध्ययन करेंगे। आई बात समझ में? सबसे पहले जो बच्चे नए ज्वाइन करें वो चैनल को शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें जिससे कि हर वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके लिए करना क्या है, यूट्यूब पर जाना है, सर्च बटन को क्लिक करना है, स्टडी विद मनोज साहू टाइप करना है। उसके बाद आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। कुछ इस प्रकार विंडोज़ ओपन होगी। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद क्या होगा कि आपको होम पेज पे सभी वीडियोस मिल जाएंगे और उसके बाद आप प्लेलिस्ट पर जाएंगे। प्लेलिस्ट पे जाने के बाद आपको क्या हो जाएगा कि क्लास वाइज सभी वीडियोस मिल जाएंगे। क्लास वाइज जब वीडियोस मिलेंगे तो आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 9th ओपन कर रखा है, लेकिन जो ये सेशन है ये आपको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में विधिवत इसमें जानेंगे कि हाँ भारतीय संविधान कैसे आया और इसकी क्या आवश्यकता है, क्या इसकी विशेषताएँ हैं, कैसे बनाया गया, कब लागू किया गया। ठीक है। उसके बाद क्या है कि आप जो चैप्टर प्ले कराएंगे वो चैप्टर आपका प्ले होने लगेगा। आई बात समझ में? आइए आज हम भारतीय संविधान के बारे में जानते हैं। सबसे पहले किसी भी देश को चलाने के लिए हमें संविधान की ज़रूरत होती है। क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि सभी को जो है वोट देने की पावर होनी चाहिए और उसके बाद सभी की बात मानी जानी चाहिए, सभी को स्वतंत्रता होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो फिर संविधान की क्या ज़रूरत है। आई बात समझ में? जब किसी देश में संविधान होगा तो संविधान जब होगा तो उससे फ़र्क क्या पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, आइए वो भी हम जानते हैं। जब सबसे पहले संविधान होगा तो आपको क्या होना चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए। और जब शिक्षा होगी तब क्या होगा कि जो क्राइम है वो क्राइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब शिक्षा नहीं होगी तो क्राइम क्या हो जाएगा, क्राइम बहुत अधिक बढ़ जाएगा। ये एक दूसरे का अपोजिट होता है। आई बात समझ में? सबसे पहले अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा कि संविधान को बनाने से पहले आइए संविधान सभा बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाते हैं। इसमें क्या होगा कि जो काम है उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए। जैसे एक शिक्षा के बारे में असेंबली बना दिया जाए, दूसरा है अल्पसंख्यक के बारे में असेंबली बना दिया जाए, तीसरा है महिला और बाल विकास के बारे में असेंबली बना दिया जाए, चौथा है सड़क परिवहन के बारे में असेंबली बना दिया जाए। इस तरह से कई असेंबली बनी जिससे कि सभी के काम क्या हुए, अपना अलग अलग और आसान हो गए। उसके बाद क्या हुआ कि जब संविधान सभा द्वारा संविधान का प्रस्तावना रखी गई, ये बना तो ये किसके पास गया, एडवाइज़र के पास गया, सलाहकार के पास गया। और उस टाइम सलाहकार कौन थे, BN राव अपने मुख्य सलाहकार थे संविधान के बारे में। उन्होंने इसको क्या किया कि इसमें अपना सुझाव व्यक्त किया और पार्लियामेंट संसद में भेज दिया। संसद में भेजने के बाद वहाँ से जब पास होता है तो इसको ड्राफ्टिंग कमेटी के पास भेज दिया जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या करते हैं कि इस संविधान को लिखने का कार्य शुरू कर देते हैं। उस टाइम 289 सदस्य थे और वो लिखने का काम शुरू कर देते हैं और 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में लिखकर भारतीय संविधान को तैयार कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि 26 नवंबर 1949 को हमारा भारतीय संविधान प्रस्तावित होता है और 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू कर दिया जाता है। आई बात समझ में? उसके बाद क्या है कि जब ड्राफ्टिंग कमेटी, हाँ यह बता दिए। अभी क्या है कि जो हमारा 26 नवंबर है उसको क्या मानते हैं, उसको प्रस्तावित तिथि मानते हैं। इस दिन को संविधान दिवस के रूप में जानते हैं। और जो 26 जनवरी उसे आप गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। उस टाइम कितना खर्च आया था, क्या कैसे हुआ था? उस टाइम कुल खर्च हमारे संविधान पे आया था 64 लाख रुपए का लगभग खर्च हुआ था। उसके बाद क्या है कि इसमें कुल कितने शब्द थे, 1,45,000 के आसपास इसमें कुल शब्द थे और उस टाइम 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग थे और जो है 8 अनुसूचियाँ थी। आई बात समझ में?
उसके बाद क्या होता है कि अभी तक जो संशोधन हुआ है संविधान में, संशोधन की भी पावर बताई गई है। अभी तक जो हमारे भारतीय संविधान में संशोधन हुआ है, कुल कितने संशोधन हुए हैं? अभी तक कुल 104 संशोधन हो चुके हैं, जिसमें 103वां EWS का संशोधन था, इकोनॉमिकली वीक कर सेक्शन के लिए, और जो 104वां है वो अपना सिटीजनशिप NRC और CAA के लिए था। आई बात समझ में? उसके बाद हमारा जो भारतीय संविधान है वो जो है हेलियम फील्ड केस के अंदर आज भी हमारे पार्लियामेंट न्यू दिल्ली में रखा हुआ है। उसके बाद है जो हमारा संविधान है उसकी संरचना कैसे है, आइए इसके बारे में भी जानते हैं। सबसे पहला जो है वो अपना क्या है, प्रस्तावना है, प्रेम्बल्स जिसे बोलते हैं। सेकेंड पार्ट है अपना भाग है, जिसमें 25 भाग, अब वर्तमान संविधान में 25 भाग हैं। जो अनुच्छेद भी बढ़ गए हैं, पहले से जो है, पहले कितना थे, 395 थे, 395 से अब जो है वर्तमान में 448 अनुच्छेद हैं, और जो 22 भाग हैं वो 25 भाग हो चुके हैं। 8 अनुसूचियाँ थी, तो अब जो है 8 के बजाय 12 अनुसूचियाँ हो चुकी हैं। तो प्रस्तावना है, सबसे पहले प्रस्तावना के बाद सभी पार्ट को दिखाया गया कि यहाँ 25 भाग कहाँ का क्या कैसे कहाँ पर है, सभी चीज़ें बताई गई हैं प्रस्तावना के अंदर। फिर अनुसूचियाँ हैं, अनुसूचियाँ के बाद अपना अनुच्छेद आता है, 395 अनुच्छेद, या कह सकते हैं 448 अनुच्छेद, सभी को दिखाया गया है। उसके बाद अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स में क्या चीज़ें सर्च करना है इसके बारे में लास्ट में 4-5 पन्ने का लगा हुआ है। उसके बाद आइए इसकी विशेषताएं के बारे में जानते हैं। विशेषताएं में क्या कह रहा है कि संविधान होगा तो बनी सी बात है, संप्रभुता होनी चाहिए, मतलब कि सुप्रीमेसी, संविधान की बात मानी जानी चाहिए। अगर संविधान की बात नहीं मानी जाती तो संविधान लाने का मतलब क्या हुआ? आई बात समझ में? उसके बाद सेकेंड है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या हुआ? सेकुलर कंट्री है हमारा इंडिया, कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकते हैं, मान सकते हैं, इसके लिए किसी प्रकार का बाउंडेशन या दबाव नहीं है। सेकंड है, नेक्स्ट है लोकतांत्रिकता, डेमोक्रेसी। इसमें क्या हुआ कि सभी व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, अपने मतदान करने का अधिकार है, और सभी व्यक्ति कानून के सामने बराबर होंगे। आई बात समझ में? फिर नेक्स्ट है शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा क्या मतलब हुआ कि शक्ति का विभाजन होना चाहिए। राष्ट्रपति के पास कुछ शक्ति होनी चाहिए, कुछ प्रधानमंत्री के पास होनी चाहिए, तो कुछ जो है अपना न्यायपालिका के पास शक्ति होनी चाहिए। इस प्रकार से शक्तियों का बंटवारा भारतीय संविधान में है। नेक्स्ट है स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान में ये भी बताया गया कि जो हमारी न्यायपालिका होगी वो कैसी होगी? स्वतंत्र होगी। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी, ठीक है, जब न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी तो निष्पक्ष न्याय नहीं मिलेगा। और हमारे भारतीय संविधान में 3 पार्ट बताए गए हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आई बात समझ में? व्यवस्थापिका क्या होगी? लेजिस्लेटिव, जो कि कानूनों को बनाने का कार्य करेगी, और जो कार्यपालिका है एग्जीक्यूटिव, वो कानूनों को क्या करेगी? अप्लाई करेगी। और जो हमारी न्यायपालिका है जुडिशरी, वो जो है विवाद के केस में न्याय सुनाने का कार्य करेगी। आई बात समझ में? अब कहा जाए कि संविधान में क्या बदलाव हो सकते हैं या क्या संशोधन हो सकते हैं, तो आर्टिकल 13 कहता है कि संविधान में बदलाव नहीं होगा, संविधान कठोर है या रिजिड है या दृढ़ है। आई बात समझ में? अनुच्छेद 13 के अनुसार क्या कह रहा है कि आर्टिकल 13 के अनुसार कि संविधान में बदलाव नहीं होगा। किन किन चीज़ों में बदलाव नहीं होगा? जैसे कि संप्रभुता है, धर्मनिरपेक्षता है, ये सब आर्टिकल 13 के अंतर्गत कहे गए कि अगर इन चीज़ों में बदलाव होता है तब जो है क्या है कि संविधान के साथ गलत कार्य हो रहा है। आई बात समझ में? और उधर आर्टिकल 368 कह रहा है कि संविधान लचीला है, संविधान में बदलाव किया जा सकता है। जैसे कि अपने कैबिनेट मंत्री की पावर है वो कम ज़्यादा की जा सकती है, मंत्री है, विधायक हैं, इनकी शक्तियों को कम ज़्यादा किया जा सकता है, और तमाम सारे बदलावों को लाया जा सकता है। आई बात समझ में? उसके बाद आइए नेक्स्ट जानते हैं क्या कह रहा है। अब आइए इसके पार्ट के बारे में जानते हैं। यहाँ पे कुल 25 पार्ट दिए हुए हैं। 25 पार्ट में हमको पूरा नहीं जानना है, क्योंकि हमको इतना ज़्यादा एनालिसिस
नहीं करनी है। जितना इस सेशन में हो रहा है इतना ही आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी है। पार्ट 1 में क्या है कि आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 के अंतर्गत चीज़ें आती हैं। पार्ट 2 में आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक की चीज़ें आती हैं। और पार्ट 3 में क्या है कि आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक की चीज़ें आती हैं, जो कि मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। और हम यहाँ पे मौलिक अधिकार के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। आर्टिकल 1 क्या कह रहा है? संघ का नाम और क्षेत्र। इसमें क्या है कि जो हमारा भारत है वो क्या है? संघ का, ये क्षेत्रों का एक संघ है, या कह सकते हैं राज्यों का एक गढ़ है। आई बात समझ में? आर्टिकल 2 में क्या कह रहा है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। आर्टिकल 2 का मतलब क्या हुआ कि आप किसी दूसरे देश से या कहीं और से नए राज्य को अपने भारत के अंदर शामिल कर रहे हैं, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? आर्टिकल 2 के अंतर्गत आएगा, अनुच्छेद 2 के अंतर्गत। और आर्टिकल 3 में क्या कह रहा है? नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों का परिवर्तन। इसका क्या मतलब हुआ कि यदि अपने भारतीय राज्यों में से किसी राज्य का विखंडन कर रहे हैं, नया राज्य बना रहे हैं या उसके सीमा में परिवर्तन कर रहे हैं, तो ये क्या है? आर्टिकल 3 के अंतर्गत आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब 2 जून 2014 को तेलंगाना से आंध्र प्रदेश को अलग किया गया, तो वो किस में आएगा? आर्टिकल 3 के अंतर्गत आएगा। आई बात समझ में? उसके बाद पार्ट 2 है। पार्ट 2 में अपना क्या आता है? नागरिकता आता है। नागरिकता के बारे में इतना एनालिसिस नहीं करनी है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारा बनता है वो कहाँ से बनता है? मौलिक अधिकार से बनता है, फंडामेंटल राइट्स। आइए इसके बारे में जानते हैं। क्या है पार्ट 3? आर्टिकल 12 to 35। सबसे पहले यहाँ पे जानते हैं कितने मौलिक अधिकार हैं। अपने मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले संपत्ति का अधिकार था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को बाद में हटा दिया गया, मात्र 6 मौलिक अधिकार को रखा गया। पहला है समानता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 के बीच आता है। क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक हमारा जो है समानता का अधिकार बताया गया है। सेकेंड है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 21 के बीच है। दूसरा है अपना शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और 24 के अंतर्गत बताया गया। ये होता क्या है, इन सब के बारे में आगे डिटेल से डिस्कस करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ से बहुत सही नॉलेज मिलेगा। उसके बाद है नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता, आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक दिया गया है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 के बीच बताया गया है। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये क्या है? आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 के अंतर्गत बताया गया है। आई बात समझ में? आइए इन सब के बारे में डिटेल से जानते हैं। क्या है? सबसे पहले आर्टिकल 14 के बारे में जानते हैं कि राज्य कानून के सामने सभी व्यक्ति का समान संरक्षण। इसका क्या मतलब हुआ कि राज्य के कानून के सामने सभी व्यक्ति बराबर है, चाहे वो आम जनता हो, चाहे कोई अगला गवर्नमेंट पर्सन हो, सभी व्यक्ति क्या है? कानून के सामने बराबर हैं। और जो है राज्य सभी को क्या सुरक्षा प्रदान करेगी, आम जनता है उसको भी सुरक्षा प्रदान करेगी, और सरकारी एम्प्लॉई है, सरकारी कर्मचारी है, उसको भी जो गवर्नमेंट रक्षा प्रदान करेगी। ठीक है, कुछ अपवादों को छोड़कर, जैसे पीएम है, वाइस प्रेसिडेंट है, इन सबको छोड़कर उनके लिए स्पेशल सुरक्षा गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। उसके बाद है आर्टिकल 15, अनुच्छेद 15 में क्या कह रहा है कि धर्म, जाति, नस्ल पर भेदभाव का निषेध। क्या कह रहा है कि धर्म, जाति और नस्ल के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। यदि कोई करता है तो ये क्या है? कानूनन अपराध होगा। आई बात समझ में? मतलब कि धर्म में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, और जो है जाति के आधार पर भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। उसके बाद है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में क्या कह रहा है? किसी भी कार्यालय या रोजगार की नियुक्ति में सभी नागरिकों को समानता होगी। क्या कह रहा है कि अगर कोई भी वैकेंसी है तो वहाँ पे हर कैंडिडेट पहुँच सकता है, उस सभी को समान अवसर प्रदान किया जाएगा।
आर्टिकल 17 है अस्पृश्यता के समाप्त कर दिया गया। अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी को समाप्त कर दिया गया। यहाँ पे क्या कह रहा है, किसी भी प्रकार का छुआछूत का भेदभाव नहीं होगा, जैसे कि पहले था भाई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा इस चीज़ को समाप्त किया गया। ठीक है, तो ये अनटचेबिलिटी किसी प्रकार की कोई नहीं करेगा, यदि कोई करता है तो उसे कानूनी दंड होगा, कानूनी जुर्माना उसको देना पड़ेगा। आई बात समझ में, कानून उसे दंडित करेगा। उसके बाद अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत। इसका क्या मतलब हुआ कि यदि आप किसी प्रकार कोई उपाधि ले बैठे हैं तो उस उपाधि को अपने नाम से पहले नहीं लगा सकते हैं। आई बात समझ में। उसके बाद है आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 में क्या कह रहा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण। क्या कह रहा है कि आप जो है अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं, अपना भाषण दे सकते हैं, और क्या हो सकता है, और किसी भी हथियार के बिना आप जो है यूनियन समूह बना सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। ये चीज़ें आर्टिकल 19 में बताई गई हैं। आई बात समझ में। जैसे कि आपने सुना होगा किसान यूनियन है, मजदूर यूनियन है। आई बात समझ में। तो ये क्या है, आर्टिकल 19 के अंतर्गत ही आते हैं। आर्टिकल 20 में क्या कह रहा है, अपराधों के संबंध में संरक्षण। क्या कह रहा है कि यदि आप कोई अपराध कर बैठे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको सज़ा होगी, तो आप सज़ा भुगतने से पहले आप राइट टू डिफेंस अपने बचाव पक्ष को रख सकते हैं। आप बचाव के पूरा प्रयास करेंगे, आपको बचाव रखने का पूरा अधिकार होगा बचाव पक्ष का। आई बात समझ में। उसके बाद क्या है, आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत उदारता का संरक्षण। इसका क्या मतलब हुआ कि आप जीवन जी सकते हैं और व्यक्तिगत उदारता का संरक्षण। ठीक है, कि मतलब कि आप जो है भाषण दे सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं। उसके बाद है आर्टिकल 21A। इसमें क्या हुआ कि जो शिक्षा का अधिकार उसको यहाँ पे जोड़ दिया गया। से यहाँ पे क्या होगा शिक्षा का अधिकार में कि जो एज जो है उम्र 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी, अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। ये आपका आर्टिकल 21A में बताया गया। ये भी मौलिक अधिकार का एक पार्ट बन चुका है। आई बात समझ में। उसके बाद आर्टिकल 22 में क्या कह रहा है, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध से बचाव। क्या कह रहा है कि अगर जैसे आपको गिरफ्तार कर लिया गया है तब भी पे आपको बचाव करने का अधिकार है। आपको 24 घंटे के भीतर सम्मानीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराया जाएगा और अपना बचाव रखने का अधिकार होगा, आपको वकील करने का अधिकार होगा। आई बात समझ में। आर्टिकल 23 में क्या कह रहा है, मानव बेरोजगारी और बलात् श्रम का निषेध। यहाँ पे क्या हुआ, इसका क्या मतलब हुआ कि मानव को आप बेच अथवा खरीद नहीं सकते हैं। मतलब कि दास प्रथा का पूरी तरह अंत है। यहाँ पे आप किसी को बेचा और खरीदा नहीं जा सकता है, या किसी के पार्ट को आप बेच नहीं सकते हैं। जैसे कि ह्यूमन अंग को मानव क्या होता है, ह्यूमन पार्ट को दान में भी दिया जाता है। तो जो है जब दान में दिया जा सकता है तो उसको निकाल कर बेचा नहीं जा सकता है। वो क्या है, कानूनन अपराध होगा। कोई अपनी स्वेच्छा से दान में दे सकता है, जबरन जो है किसी कोई पार्ट को निकाल कर बेचा नहीं जा सकता है। बलात् श्रम का निषेध। इसका क्या मतलब हुआ कि बच्चों से काम नहीं लिया जाएगा। बच्चों से काम लेना किसी फैक्ट्री या औद्योगिक काम में वो क्या होगा, कानूनी अपराध होगा। आई बात समझ में। उसके बाद क्या है, विश्वास और अंतःकरण धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता। इसका क्या मतलब हुआ कि आप जो है कोई भी धार्मिक कार्यक्रम करा सकते हैं। ठीक है, इसका जैसे कि पूजा पाठ है, रामायण है, ये सब आप करा सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की दबाव या बाधा नहीं है। आई बात समझ में। आर्टिकल 26 अनुच्छेद 26 में क्या कह रहा है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। आप जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ कि धार्मिक कार्यक्रम चला सकते हैं, और जैसे कि मदरसा है, इस तरह के संस्थाएं आप चला सकते हैं। और लेकिन ये बात है
कि आप जो है किसी भी सरकारी संस्थानों में कोई धार्मिक कार्य नहीं चला सकते हैं। आप अपने पैसे से, प्राइवेट पैसे से धार्मिक कार्यों के लिए आप स्वतंत्र हैं। आर्टिकल 27 में क्या कह रहा है? धर्म के प्रचार के लिए कर के संदायों से स्वतंत्रता। क्या कह रहा है कि धर्म प्रचार में, क्या कह रहा है कि धर्म प्रचार में आपको किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मतलब कि धर्म प्रचार में टैक्स फ्री काम होगा। यहाँ पे आपको किसी भी संस्थान को या फिर किसी भी प्रशासनिक इकाई को आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आई बात समझ में? उसके बाद क्या है, नेक्स्ट है आर्टिकल 28। यहाँ पे क्या है कि शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक निर्देशन या पूजा पाठ कराने की स्वतंत्रता। क्या कह रहा है कि शैक्षिक संस्थानों में आप पूजा पाठ करा सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने मदरसा बताया है। मदरसे में क्या है कि वहाँ पे उर्दू लैंग्वेज में शिक्षा दी जाती है। तो यह क्या है कि आप ये सब कर सकते हैं। आप अपना संस्थान ओपन कर सकते हैं, वहाँ पे आप अपने धर्म के अनुसार शिक्षा दे सकते हैं। बशर्ते सरकारी संस्थानों में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बाउंडेशन है। आप अपने प्राइवेट पैसे से संस्थान ओपन कर सकते हैं, शिक्षा संस्थान, वहाँ पे आप अपना मन चाहे धर्म की शिक्षा दे सकते हैं। उसके बाद है आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे जो अल्पसंख्यक लोग हैं, माइनॉरिटी लोग हैं, उनके भी हितों का ध्यान रखा जाएगा। कैसे उनको शिक्षा देने हैं या फिर उनके क्या राइट्स हैं, क्या अधिकार हैं, उन सब के बारे में पूरा बातें यहाँ पे कही गई हैं। उसके बाद है आर्टिकल 30 शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और स्थापना के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार। इसका क्या मतलब हुआ कि किसी भी कॉलेज में कोई भी माइनॉरिटी कैटेगरी का व्यक्ति एडमिशन ले सकता है। सभी को बराबर अधिकार दिया गया है। किसी प्रकार कोई दबाव या बाउंडेशन, बाधा नहीं है। उसके बाद है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में क्या हुआ कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रदर्शन के लिए उपचार। आप आर्टिकल 32 के थ्रू यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, ठीक है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट की शरण में, सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। आई बात समझ में? आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 के तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपने मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए जा सकते हैं। उसके बाद है कि आप सेशन कोर्ट में जा सकते हैं, जिला न्यायालय में, जिला अदालत में, और जो है आप उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। हाई कोर्ट में आप आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं अपने जो है मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से ये संविधान, भारतीय संविधान का बेसिक पॉइंट्स क्लियर हुआ होगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग को समझ में आया होगा। उसके बाद आज आपका ये मौलिक अधिकार आर्टिकल 32 तक ये भारतीय संविधान कंप्लीट हुआ। किसी को कोई प्रॉब्लम, कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस लिखिए और वहाँ पे आपको जवाब नेक्स्ट लेक्चर में दे दिया जाएगा। ठीक है, ये जो सेशन बनाया गया है ये आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू दोनों के हिसाब से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। आई बात समझ में? उसके बाद क्या कह रहा है आगे समझ लेते हैं। संविधान, संविधान क्या? अभी तक तो संविधान बार बार आया। तो यह है क्या? संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें जनता और सरकार के नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया गया है। ये इसका क्या हुई? एक छोटी सी डिफिनेशन हुई। अभी तक तो पूरा संविधान के बारे में विधिवत मैंने बता दिया कि क्या है, कैसे हैं, कितने पार्ट हैं, ठीक है, प्रस्तावना क्या है, कितने पार्ट हैं, कितने अनुच्छेद हैं, कितने अभिसूचियाँ हैं, सब आपको मैंने बता दिया। पार्ट 1 कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल आता है, पार्ट 2 में कितने आर्टिकल हैं और पार्ट 3 में कितने आर्टिकल हैं। पार्ट 3 में अपना मौलिक अधिकार को जोड़ा गया है। मौलिक अधिकार के बारे में विधिवत आपको 12 से 35 के बीच आते हैं। सभी अनुच्छेद को एक एक करके मैंने डिटेल से बता दिया। ठीक है, उसके बाद समझिए इसके छोटे डेफिनेशन बताया हुआ है। ठीक है, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियाँ थीं। भारतीय संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में लिखकर तैयार किया गया।
भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावित हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। वर्तमान संविधान में 448 अनुच्छेद, 25 भाग तथा 12 अनुसूचियाँ हैं। दुनिया का सबसे बड़ा हमारा भारतीय लिखित संविधान है। आई बात समझ में? इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो आप लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, अन्य जो भी ग्रुप हैं जिससे कि और बच्चे ज्वाइन कर सकें, और सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे हर वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।